नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स परहैप्स पर आप सभी का स्वागत है। अब क्योंकि यह हमारी पहली वीडियो होने जा रही है, मुझे आप सभी का प्यार और बड़ों के आशीर्वाद की आशा रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं ओजोन लेयर की, इसका ख़त्म होना और कैसे यह धीरे धीरे रिकवर हो रही है। इसके बारे में मोस्टली आप सभी ने सुना ही रहेगा, मगर जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, डोंट वरी, आगे की चर्चा हमारी इसी पर होने जा रही है। हम सभी यह जानते हैं कि एक समय तक हमारा या किसी भी जीव का शरीर रेडिएशन से एक्सपोज होता है, तब हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कैंसर हो जाना, हमारे नर्व सेल्स का धीरे धीरे खत्म होना, दिल का काम करना बंद होना, बाल झड़ना इत्यादि। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो कि जमीन से लगभग 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इस गैस के होने की वजह से ही धरती पर जीवन संभव है। सूर्य से आने वाली खतरनाक और जानलेवा रेडिएशन को यह परत रोक देती है, जिस वजह से हम खुली धूप में आसानी से घूम सकते हैं। ओजोन वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर परत में पाई जाती है और धरती पर आने वाली ज़्यादातर रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ 290 नैनोमीटर से कम है, उसे ब्लॉक कर देती है। 1980 के दशक में साइंटिस्ट की एक टीम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि ओजोन लेयर में एक छेद है। जिन साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया उनका नाम जोनाथन शैंकलिन था। शुरुआत में शैंकलिन का काम अंटार्कटिका में स्थित डॉप्सन ओजोन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से डेटा चेक करना और उसे करेक्ट करना था। यह इंस्ट्रूमेंट धरती पर आने वाली यूवी लाइट को मेजर किया करता था और हमें एक एक्यूरेट जानकारी देता था कि कितने अमाउंट में ओजोन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जब इस डेटा को चेक किया गया तब साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ा बैकलॉग मिला। पब्लिक में दिया गया स्टेटमेंट जो कि शैंकलिन रिकॉल करते हैं, देयर हैड बीन कंसर्न एट द टाइम दैट एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम कॉनकॉर्ड, द सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs फ्रॉम स्प्रे कैन्स might damage the ozone layer. Being an ignorant physicist, I thought this unlikely, so decided to present that year's data and compare it with values my boss has computed from a decade earlier. I expected them to be same, so Concorde would be able to keep flying and the public could keep using their spray cans. शैंकलिन सरप्राइज तो हुए थे, मगर उन्होंने अपना काम जारी रखा। उन्हें लगा शायद ये नॉर्मल है, मगर नहीं। 1970 से एक सिस्टमेटिक डिक्लाइन ओजोन लेयर में पाया गया। 1984 में हेले रिसर्च स्टेशन, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है, उसने पाया कि ओजोन लेयर की जो मोटाई पिछले दशक में पाई गई थी, इस दशक में उसकी मोटाई 2/3 ही रह गई है। शुरुआत में शैंकलिन को यह नहीं लगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। बाद में शैंकलिन ने साइंस जर्नल नेचर के लिए एक पेपर बनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए केमिकल मैकेनिज्म बताया। यह पेपर मई 1985 में रिलीज हुआ और इसने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा झटका दिया। बाद में साइंटिस्ट की एक इंडिपेंडेंट टीम ने फाइंडिंग्स को कंफर्म किया। सैटेलाइट से हमें जो डेटा प्राप्त हुआ उससे हमें मालूम पड़ा कि 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक बहुत बड़ा होल ओजोन में हो चुका है। बाद में रिसर्चर्स ने इस बात की पुष्टि दी कि हमारे फ्रिज या EC या एरोसोल कैंस में पाई जाने वाली CFC के कारण यह डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन लेयर, जो कि अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है, CFCs के कारण बहुत प्रभावित होती है क्योंकि उसकी एक यूनिक ज्योग्राफी है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़े खुले मैदान में एक पहाड़ी क्षेत्र है। इन्हीं दोनों कारणों की वजह से अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर है -78 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सर्दियों में अंटार्कटिका में बादल बन जाते हैं, जिसके ऊपर यह केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें क्लोरीन जो CFC में पाई जाती है, एक एक्टिव फॉर्म में बदल जाती है। यही क्लोरीन ओजोन को ब्रेक डाउन कर देती है जब सूरज वापस स्प्रिंग में आता है। इस खोज के तुरंत बाद 1987 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार ऐसी चीजें जिनकी वजह से ओजोन लेयर में कमी आ रही थी, उनका प्रोडक्शन बंद किया जाए, इस पर चर्चा हुई। बाद में 2010 के बाद इस समझौते को और भी सख्ती से पारित किया गया। इस प्रोटोकॉल में ज़रूरत के हिसाब से और भी कई सारी चीज़ें ऐड करी गईं। जैसे 2016 में एक रिसर्च जो कि नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल के द्वारा फंडेड थी, जिसमें HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी उन गैसेस की लिस्ट में शामिल किए गया जिनकी वजह से ओजोन लेयर में कमी आती है। इसमें एक समझौता हुआ जिसमें आगे आने वाले 30 सालों तक प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखा जाएगा। इस समय इस प्रोटोकॉल को एक बड़ी लेवल पे मान्यता मिल चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पर्यावरण से जुड़ी एक सबसे सक्सेसफुल प्रोटोकॉल मानी जाती है। अंटार्कटिक पे बना हुआ ओजोन होल अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, मगर फिर भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2070 तक ओजोन होल रिकवर हो पाएगा, जबकि हम CFCs और HFCs का प्रोडक्शन पूरी तरह बंद कर दें फिर भी, क्योंकि हमारे वातावरण में CFCs HFCs जैसे सब्सटेंसेस 50 साल तक भी रह सकते हैं। 2015 में डेलॉयट कंपनी ने एक अनुमान लगाया जिसके अनुसार अगर शैंकलिन, फर्मन और गार्डियर ने इसकी खोज नहीं की होती, तब मॉन्ट्रियल समझौते को होने के लिए लगभग 10 साल और लग जाते।
और अगर ये समझौता डिले हो जाता तब अनुमानित 2030 तक 14% स्किन कैंसर के केसेस हमें और मिलते। डेलॉयट के अनुसार सिर्फ यूके में 300 जानें हर साल स्किन कैंसर की वजह से जाती। इस समय आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, जिस तरह अंटार्कटिका साउथ पोल में है और वहाँ पे ओजोन होल बन चुका है, उसी तरह क्या नॉर्थ पोल पे भी ओजोन होल है? इसका जवाब है हाँ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही जगह पे ओजोन गैस की डेंसिटी बहुत कम है, मगर ओजोन होल ज़्यादा प्रभावी साउथ पोल पर है। इसका ये कारण साउथ पोल पर होने वाला बेहद ठंडा मौसम है। एक बार जब तापमान -78 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ओजोन गैस खत्म होना शुरू हो जाती है। अंटार्कटिक में बेहद ठंडा मौसम काफी समय तक रहता है, जिसकी वजह से ओजोन गैस बेहद तेज गति से कम होती है। मगर आर्कटिक रीजन नॉर्थ पोल पर मौसम में काफी बदलाव रहता है, जिसकी वजह से ये फिनोमेना कंपैरेटिवली बेहद कम रहता है। साल 2000 में ओजोन होल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, मगर हाल ही के गए वर्षों में इसका विकास इतना अधिक नहीं हुआ है। इसकी वजह है मॉन्ट्रियल समझौता, जिसकी वजह से ओजोन होल के बढ़ाव में कमी आई है। साल 2001 से ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के एमिशन में कमी आई है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर घटने की बजाय अब रिकवर हो रही है। ये साल दर साल घटती बढ़ती रहती है, मगर प्रोग्रेसिवली रिकवर हो रही है। इसका साल दर साल घटना बढ़ना सीधे तौर पर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब तापमान गर्म रहता है तब ये काफी रिकवर हो जाती है। जैसे 2019 में कंपैरेटिवली ओजोन होल काफी छोटा रह गया था, फिर भी हम टेम्परेचर को डायरेक्टली इससे लिंक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस भी इसके बढ़ते बढ़ते क्रम को प्रभावित करती हैं। क्योंकि जनरली ग्रीन हाउस गैसेस ठंडा बनाए रखती हैं, जबकि हमारे आसपास के वातावरण को गर्म बनाए रखती हैं। वैसे तो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ओजोन लेयर में रिकवरी होती है, मगर पोलर रीजन में ये डिप्लीशन का कारण बनती है। इसके अलावा ओजोन होल का घटता बढ़ता क्रम जंगलों में आग लगने से या फिर ज्वालामुखी फटने से भी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि इससे निकला हुआ धुआं स्ट्रेटोस्फीयर में पार्टिकल लोड को बढ़ा देता है। साल 2020, 2021 और 2022 में इसका साइज लगभग कांस्टेंट रहा है, मगर साल 2022 में इसका साइज पिछले दशक के एवरेज के अनुपात में ज्यादा रहा है। साल 2019 में ओजोन होल का साइज सबसे छोटा था, क्योंकि 20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक अंटार्कटिक में टेम्परेचर्स काफी हाई थे, जिसकी वजह से पोलर रीजन में बादल नहीं बन पाए। ओजोन होल को कम करने के लिए पूरी दुनिया ने जो सहमति दिखाई है, उसकी वजह से हमारे क्लाइमेट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 2016 में हुआ किगाली अमेंडमेंट, जिसके अनुसार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर रोकथाम की वजह से हमारे क्लाइमेट पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एक पैनल ने इसे कंफर्म करते हुए कहा, उनके अनुसार सिर्फ इस अमेंडमेंट के हो जाने से ही हम धरती को 22वीं शताब्दी तक 0.3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने से बचा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को धरती तक नहीं पहुंचने देते हैं, जिसकी वजह से धरती पर वेजिटेशन बढ़ेगी और वो लंबे समय तक कार्बन को स्टोर कर सकेंगे। ऐसा होने पर हम धरती को 1 डिग्री और गर्म होने से बचा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बेहद सक्सेसफुल एग्रीमेंट रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि हमें ओजोन गैस को बचाने के लिए सहायता करेंगे। सबसे पहले हमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करना होगा, जैसे एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में पाई जाने वाली CFCs और फायर एक्सटिंग्विशर्स में पाया जाने वाला हैलोन। हम जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन केमिकल पाए जाते हैं, जो कि किसी न किसी तरह हमारे एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाते हैं। हमें इनकी जगह पे नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। हमें जितना हो सके उतना कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हम ट्रैवलिंग के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर छोटी मोटी जगहों पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, और हमें लोगों को भी सचेत करना होगा ताकि इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए।